साहिब सलाम। द बघेली की खास पेशकश बघेल राजाओं की गौरव गाथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे राजा की जो सिर्फ 3 साल की उम्र पर गद्दी में बैठा, लेकिन आगे चलकर अपने फैसलों से रीवा राज की तस्वीर बदल दी। हम बात कर रहे हैं महाराजा वेंकट रमन सिंह की। अब आप सोचेंगे कि भाई इतिहास में तो बहुत से राजा हुए हैं, इनमें ऐसा क्या खास है। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक और राजा की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे विजनरी लीडर की जिसने अपने राजकाज, वास्तुकला और सैन्य शक्ति से अपने राज्य का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनका शासनकाल रीवा के लिए एकदम स्वर्ण युग बन गया। 1880 रीवा राज के लिए एक नया दौर शुरू हुआ। महाराजा रघुराज सिंह के निधन के बाद बालक वेंकट रमन सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रही। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर 3 पर जरा गौर कीजिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई सिर्फ 3 साल की उम्र में इतने बड़े राज्य की गद्दी संभाल ले? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 3 साल। 1880 में जब इनके पिता महाराजा रघुराज सिंह जी का निधन हुआ, तो इस नन्हे से बच्चे को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। मतलब जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना नहीं सीखते, उस उम्र में इनके कंधों पर एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई थी। यहीं से रीवा के इतिहास ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर हम इनके इस अनोखे सफर के टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो ये सच में हैरान कर देने वाला है। 1880 में राज्याभिषेक हुआ, फिर 1881 में ज़मीनी सुधार शुरू हुए। देखते ही देखते जो बच्चा ब्रिटिश देखरेख में बड़ा हो रहा था, वही 1904 आते आते एक बेहद शक्तिशाली सेनापति बन गया। और फिर 1918 में उनके निधन तक का जो पूरा कालखंड है, वो हमें दिखाता है कि कैसे विदेशी कंट्रोल के बावजूद उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल रूलर के रूप में स्थापित किया। अब जाहिर सी बात है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 3 साल का बच्चा आखिर राजकाज चला कैसे रहा था। तो असल में गद्दी पर तो महाराजा थे, लेकिन पावर का रिमोट कंट्रोल था ब्रिटिश सरकार के पास। उन्होंने राज्य चलाने के लिए अपना एक सुपरिटेंडेंट बिठा दिया। अब इस एक कदम से पूरा सिस्टम हिल गया। ब्रिटिश कंट्रोल से पहले वहां के पवाईदारों और जमींदारों के पास जबरदस्त पावर थी। चाहे वो दीवानी हो, फौजदारी, टैक्स, कस्टम या जंगल के मामले, वो अपने इलाके के बॉस थे। लेकिन ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के आते ही इन लोकल जमींदारों के पर कतरने शुरू हो गए। उनके ऐतिहासिक अधिकारों पर सीधे तौर पर ब्रेक लगा दिया गया। खैर, इसके बाद प्रशासन को पटरी पर लाने के लिए 1881 में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव हुए। और यकीन मानिए, ये कोई छोटे मोटे चेंज नहीं थे, ये एक तरह से गेम चेंजर थे। सबसे पहले तो पूरे राज्य का एक डिटेल्ड सर्वे बंदोबस्त हुआ। फिर जो पुरानी और शोषण करने वाली लगान की ठेकेदारी वाली प्रथा थी ना, उसे जड़ से खत्म कर दिया गया। और इन सबसे ऊपर एक प्रॉपर रेवेन्यू मैनुअल तैयार किया गया। इन सुधारों ने पूरे सिस्टम में एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी ला दी जिसने रीवा की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही सॉलिड बेस तैयार किया। और हाँ, ये रिफॉर्म्स सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं थे। जमीनी स्तर पर क्या हुआ वो भी देखिए। पहले पूरे राज्य को मैनेज करने के लिए सिर्फ 7 तहसीलें थीं, लेकिन काम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए और प्रशासन की पहुंच सीधी जनता तक आ सके, इसके लिए तहसीलों की गिनती 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। प्रशासन अब सीधा ग्राउंड लेवल पर अपना असर दिखा रहा था। 1881 में सर्वे और बंदोबस्त कराया गया और लगान की ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी गई। विकास कार्यों में भी तेजी आई। किले का विस्तार हुआ, 20 लाख की लागत से वेंकट भवन बना और रीवा में गोला घर, कचहरी, राजनिवास जैसे भवन खड़े किए। जैसे जैसे महाराजा बड़े हुए, उनकी विजन भी बड़ी होती गई। उनके इसी ग्रैंड विजन का एक छोटा सा सबूत है ये नंबर, 20 लाख रुपए। आज के टाइम में भी 20 लाख काफी बड़ी रकम होती है। तो जरा सोचिए 1908 में इसकी क्या वैल्यू रही होगी। महाराजा ने 1908 में रीवा किले को एक्सपैंड करने और एक बेहद खूबसूरत वेंकट भवन बनवाने के लिए पूरे 20 लाख रुपए लगा दिए। ये सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि उनकी ताकत और रीवा की शान का एक जीता जागता सिंबल थी। और बात सिर्फ रीवा तक कहाँ रुकने वाली थी, उनका रुतबा राज्य की सीमाओं को पार कर रहा था।
1910 में उन्होंने सीधे बंबई के पॉश लक्ष्मी रोड पर एक बहुत बड़ी कोठी खरीद ली। प्रयाग की कोठी को भी एक्सपैंड किया। और अगर रीवा शहर की बात करें तो वहां गोलाघर, राजनिवास, कचहरी और पीली कोठी जैसी एक से बढ़कर एक शानदार बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गईं। ये सब साफ दिखा रहा था कि रीवा राज्य की दौलत और उनका प्रभाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। महाराजा को सेना से विशेष लगाव था। 1904 में उन्होंने खुद कमांडर इन चीफ का पद संभाला और सेना को आधुनिक बनाया। सतना, बघऊ और बांधवगढ़ में छावनियां स्थापित हुई और रीवा की सेना मध्य भारत की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाने लगी। शानदार महल तो अपनी जगह थे, लेकिन महाराजा वेंकटरमण सिंह का दिल बसता था अपनी सेना में। वो सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, वो लेफ्टिनेंट कर्नल सर वेंकटरमण सिंह थे। 27 जुलाई 1904 ये इतिहास की वो अहम तारीख है जब महाराजा ने रीवा स्टेट आर्मी के कमांडर इन चीफ का पद संभाला। और ये कोई दिखावे की पोस्ट नहीं थी। उन्होंने सेना की कमान सीधे अपने हाथों में ली ताकि आर्मी को अपने विजन के हिसाब से पूरी तरह से मॉडर्न बना सकें। सेना को अपग्रेड करने का उनका तरीका बहुत ही स्ट्रेटेजिक था। महाराजा ने रीवा, सतना, भगऊ और बांधवगढ़ में नई आर्मी कैंटोनमेंट यानी छावनियां बनाई। सेना के जो 3 मेन हिस्से होते हैं, रिसाला यानी कैवलरी, पलटन यानी इन्फेंट्री और तोपखाना, इन तीनों को उन्होंने लेटेस्ट हथियारों से लैस कर दिया। सिर्फ हथियार ही नहीं, सैनिकों की मॉडर्न ट्रेनिंग पर भी पूरा फोकस किया गया। मतलब उनकी सेना अब सिर्फ बड़ी नहीं थी, बल्कि टेक्निकली सबसे एडवांस्ड भी थी। और इसका रिजल्ट क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि रीवा के पास सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना खड़ी हो गई। बिल्कुल, ये कोई बड़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। महाराजा की मेहनत और उनके विजन का ही कमाल था कि उस दौर में आसपास कोई भी उनके टक्कर का नहीं था। उन्होंने रीवा को एक अनबीटेबल रीजनल पावर बना दिया था। कला के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान दिया। बघेलखंड नाटक कंपनी की स्थापना की और भजनावली जैसी रचना की। यानी एक ऐसा शासक जिसने बचपन से शुरू हुई चुनौतियों को अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व से ताकत में बदल दिया। बेहद कड़क और डिसिप्लिन वाले आर्मी कमांडर होने के बावजूद महाराजा का कला और आध्यात्म से बहुत गहरा जुड़ाव था। उन्होंने उस वक्त बघेलखंड नाटक कंपनी की नींव रखी, जिसने उस पूरे इलाके में थिएटर को एक नई पहचान दी। और तो और वो खुद भी लिखते थे। उन्होंने भजनावली नाम की एक धार्मिक किताब लिखी थी। जरा सोचिए, एक तरफ बंदूकों और तोपों की कमान और दूसरी तरफ कलम और आध्यात्म। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत रेयर है। अपने राज्य की राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही सोच समझकर राजशाही गठबंधन भी किए। महाराजा की 3 शादियां हुईं, डुमराव के उज्जैन परमार वंश में, रतलाम के राठौर राजवंश में और उन्नाव के झगरपुर में। इन रिश्तों ने रीवा की पहुंच और रुतबे को और मजबूत किया। लेकिन अफसोस की बात है कि 1918 में बहुत ही कम उम्र में उनका निधन हो गया और इसी के साथ एक बहुत ही शानदार युग का अंत हो गया। तो आखिर में इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए कि कैसे एक 3 साल का बच्चा जो पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में पला बड़ा, वो आगे चलकर सेंट्रल इंडिया की सबसे ताकतवर सेना खड़ी कर देता है और एक ऐसी शानदार विरासत छोड़ जाता है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। महाराजा वेंकटरमण सिंह की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लेसन है विजन और इच्छा शक्ति का, कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी महाराजा वेंकटरमण सिंह की गौरव गाथा। एक ऐसा दौर जिसने रीवा राज्य को नई पहचान दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।